टाटा की सियरा पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। इसके फीचर्स, पावर और सेफ्टी के साथ प्राइसिंग ने सबको शॉक कर दिया है। लोगों को लग रहा है कि ये नैनो के फेल्यूर के बाद टाटा का असली कमबैक है, पर सच तो ये है कि ये टाटा की पुरानी फिलॉसफी का नया वर्जन है। सर रतन टाटा का हमेशा से ये विजन रहा है कि आम लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। इसी विजन के साथ नैनो कार भी लॉन्च हुई थी ताकि आम लोग भी अफोर्डेबल कार खरीद सके। लेकिन नैनो प्रोजेक्ट से टाटा को 200 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर भी सर रतन टाटा ने रिग्रेट नहीं किया था, क्योंकि उनका कहना था कि टाटा प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए प्रोडक्ट बनाता है। इसी सोच की वजह से सर रतन टाटा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि बिजनेस के रूल में तो कंपनीज हमेशा अपना प्रॉफिट ही देखती हैं, लेकिन टाटा इंसानियत को ही क्यों चुनती है? और ये कैसे पॉसिबल है कि एक कंपनी 150 साल से किसी भी मेजर स्कैम में नहीं फंसी? और कैसे बार बार फेल होने के बावजूद भी टाटा ग्रुप और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है? क्या है सर रतन टाटा की सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिसको जानकर शायद आपको टाटा को देखने का नजरिया ही बदल जाए? इस पे रिसर्च करते हुए मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखे, रिपोर्ट्स पढ़े और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो मैं सरप्राइज हो गया कि टाटा ग्रुप ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए, स्कैम से दूर रहने के लिए और दुनिया भर में नाम कमाने के लिए इन 4 सिंपल बट पावरफुल स्ट्रेटेजीज का यूज किया है। टाटा ग्रुप की एक आदत है कि वो प्रॉफिट को नहीं बल्कि देश को आगे रखते हैं, और इसी वजह से टाटा ग्रुप ने बहुत सारे लॉसेस उठाए हैं, लेकिन इन लॉसेस से इंडिया को बहुत प्रॉफिट हुआ है। ये दिखाता है कंट्री इज ओवर प्रॉफिट। इसका बेस्ट एग्जांपल है नैनो कार, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। सर रतन टाटा ने नैनो को बनाने का डिसीजन तब लिया था जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक स्टॉप पे उन्होंने देखा कि एक फैमिली स्कूटर पर ट्रैवल कर रही है और उनके साथ उनके बच्चे भी हैं जो पानी में पूरी तरह भीग चुके हैं, और अगर जरा भी बाइक का टायर स्लिप हुआ तो उस फैमिली को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसी टाइम उन्होंने ठान लिया कि वो सिर्फ 1 लाख रुपए में कार मैन्युफैक्चर करेंगे जो सेफ होगी और आम आदमी उसको अफोर्ड भी कर सकेगा। जिसके बाद सालों की मेहनत और डेडिकेशन के बाद बनी टाटा नैनो। लेकिन इस प्रोजेक्ट से टाटा को 200 करोड़ का लॉस हुआ, जिसकी खास वजह ये बनी थी कि इंडिया में लोगों के लिए कार एक स्टेटस सिंबल है, जिससे लोगों के माइंड में ये इल्यूजन बैठ गया कि नैनो कार लेने का मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं है। और नैनो को मार्केट भी वर्ल्ड चीपेस्ट कार का टाइटल देकर किया गया था, और लॉन्च होने से पहले कंपनी ने गारंटी दी थी कि इसकी कॉस्ट 1 लाख तक ही रहेगी। पर लॉन्च होने के बाद इसकी कॉस्ट 2 लाख और इवन 2.5 लाख तक चली गई। और इतनी कॉस्ट के बावजूद भी कार में ओवरहीटिंग और फायर इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए, जिसको मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा दी, जिससे नैनो की रेपुटेशन और खराब हो गई। लेकिन सर रतन टाटा ने इस पे जरा भी रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि उनका विजन था कि लोगों को बेनिफिट हो, ना कि हम प्रॉफिट कमाएं। टाटा की फिलॉसफी कंट्री और प्रॉफिट का एक और एग्जांपल, जिसके बारे में आप में शायद 97% लोग नहीं जानते होंगे। ईयर 1999 बर्फ से ढके लद्दाख में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर चल रही थी। इंडियन सोल्जर्स को डिसएडवांटेज सहने पड़ रहे थे, क्योंकि ये हिल के नीचे के हिस्से में थे और इनके एनिमीज हिल के ऊपर थे, जिससे इंडिया को बार बार हाइट डिसएडवांटेज सहना पड़ रहा था। लेकिन इस काम को आसान करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा सुमो और टाटा 407 जैसी व्हीकल्स का यूज किया, जो सोल्जर्स और एम्यूनेशन को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाने में बहुत ज्यादा काम आई, और इंडियन इस वॉर को जीत लिया। टाटा की जगह अगर कोई और कंपनी होती तो वो रेट बढ़ा देते, कॉन्ट्रैक्ट से अपना प्रॉफिट निकालते और गवर्नमेंट को इमरजेंसी बोलकर अपनी अपॉर्चुनिटी समझकर इससे प्रॉफिट निकालते। लेकिन टाटा ने ना ही रेट बढ़ाया, ना ही गवर्नमेंट डिपेंडेंसी का फायदा उठाया, और ना ही इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव किया। इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि वॉर को अपनी अपॉर्चुनिटी समझकर प्रॉफिट बना लेना, लेकिन टाटा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। टाटा का मार्जिन लो रहा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हुआ, और ना ही कोई एडवर्टीजमेंट हुई और ना ही नाम। कुल मिलाकर टाटा को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन टाटा फिर भी जीता, क्योंकि देश जीता मतलब टाटा जीता। अब बात करते हैं टाटा के इनविजिबल इकोसिस्टम की। आप सुबह उठे और टूथब्रश किया, उसका केमिकल टाटा बनाता है। चाय पिया, टाटा बनाता है टाटा टी। नहाया और कपड़ा पहना, शायद आपने ज़ूडियो या ज़ारा से लिया हो, ये टाटा ही कंपनीज हैं। अपनी कार में बैठे, टाटा नेक्सॉन, पंच, सियरा, सफारी, कोई भी हो, सब टाटा की। या आप बस में ट्रैवल करते हो, स्टार बस टाटा की है। जिस रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो, शायद टाटा ने मैन्युफैक्चर किया हो। अपने फोन पे इंटरनेट यूज कर रहे हो, शायद टाटा कम्युनिकेशन का सर्वर हो। मतलब इतना बड़ा इकोसिस्टम है टाटा का कि ये अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। दिन भर हम टाटा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन एक सवाल है कि इतनी बड़ी कंपनी और इसका इतना बड़ा इकोसिस्टम, लेकिन इस पे आज तक कोई स्कैम के एलिगेशंस क्यों नहीं लगे? इसके रीजंस आपको चौंका सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। टाटा ग्रुप्स को बने हुए लगभग 157 साल हो चुके हैं। 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और लाखों एम्प्लॉयज हैं, फिर भी आज तक कोई मेजर स्कैम नहीं। ये टाटा का लक नहीं है, बल्कि ये एक डिजाइन है। टाटा सन्स का 66% हिस्सा ट्रस्ट को जाता है, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए होता है, जिसमें हॉस्पिटल्स, फ्री एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड इनोवेशन और डिजास्टर रिलीफ ये सब आता है। और इसके अलावा टाटा के ऊपर किसी भी शेयर होल्डर का कोई प्रेशर नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि कंपनीज के शेयर होल्डर हमेशा मैनेजमेंट के पीछे पड़े रहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ाओ और डिविडेंड दो। इस चक्कर में कंपनीज अच्छे काम छोड़कर सिर्फ पैसे बचाने में लग जाती हैं। लेकिन टाटा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ डिसीजन सिर्फ पैसे के लिए नहीं लिया जाता। अगर देश के लिए नुकसान उठाना पड़ जाए तो वो मंजूर है,
क्योंकि शेयर होल्डर का कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा टाटा के ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। अक्सर सरकारी कंपनीज या बड़े प्रोजेक्ट में नेताओं का दखल होता है। किसको जॉब देनी है, कहाँ फैक्ट्री लगानी है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, ये सब कुछ सरकार तय करती है। लेकिन टाटा के मामले में काम सिर्फ मेरिट और स्किल के बेस पर दिया जाता है। डिसीजन एक्सपर्ट्स लेते हैं, नेता नहीं। इससे करप्शन खत्म होता है और काम में क्वालिटी मेंटेन रहती है। इसके साथ ही क्वार्टरली प्रॉफिट का स्ट्रेस भी नहीं रहता। नॉर्मली कंपनीज को 3 महीने में रिजल्ट्स दिखाना होता है। अगर 3 महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ तो सीईओ की नौकरी खतरे में आ जाती है। इसी वजह से कंपनीज लंबे टाइम के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन टाटा की सोच सालों की होती है, महीनों की नहीं। जैसे रिसर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसका रिजल्ट 10 से 20 साल के बाद दिखता है। अगर नेताओं के मामले में आप मुझसे एक एग्जांपल पूछो तो वो होगा 90s के टाइम पे सर रतन टाटा चाहते थे कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन शुरू की जाए, और इसके लिए सब कुछ रेडी भी हो गया था। लेकिन इसके बाद सर रतन टाटा के पास एक नेता आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो मुझे 15 करोड़ की घूस देनी होगी। कोई और बिजनेसमैन होता तो शायद दे देता क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन सर रतन टाटा ने साफ मना कर दिया। और उन्होंने जो लाइन कही वो हर एक इंडियन को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शायद ये एयरलाइन ना शुरू कर पाऊं, लेकिन मैं रात को बिस्तर पे चैन की नींद सोना चाहता हूँ। मैं घूस देकर कोई भी बिजनेस नहीं करूंगा। एंड दिस इज कॉल्ड अ रियल बिजनेसमैन। और टाटा का लॉन्ग टर्म नेशन फर्स्ट वाला विजन भी इस स्कैम से बहुत दूर रखता है, क्योंकि बिजनेस में एक रूल होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, कि कैसे भी करके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाना है। लेकिन टाटा का प्राइमरी विजन है नेशन बिल्डिंग। प्रॉफिट जरूरी है कंपनी चलाने के लिए, लेकिन वो मकसद नहीं है। मकसद है देश को डेवलप करना और आम लोगों को फायदा पहुंचाना। और इन्हीं सब रीजन से आज टाटा के ऊपर एक भी मेजर स्कैम का दाग नहीं है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टाटा का लॉस हुआ और इंडिया का और आम आदमी का फायदा हुआ, इसके मैं 2 बड़े एग्जांपल्स देके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, 1932 में शुरू हुई इंडियन एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये जेआरडी टाटा का पैशन था। 1940 आते आते ये कंपनी इंडिया भर में अपनी पंक्चुअलिटी और सर्विस के लिए जानी जाती थी। ये प्रॉफिटेबल थी और एफिशिएंसी की मिसाल थी। अगर ये टाटा के पास रहती तो शायद ग्लोबल एविएशन मार्केट में आज टाटा का डोमिनेंस अमेरिका या यूरोप एयरलाइन से बड़ा होता। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो नई गवर्नमेंट का मानना था कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जैसे बड़े सेक्टर प्राइवेट हाथों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि अगर एविएशन प्राइवेट रहा तो कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगी और देश के दूर दराज इलाकों को नहीं जोड़ेंगी। और इसी सोच के साथ एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 पास किया गया और एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया। यहाँ पे जेआरडी टाटा का कैरेक्टर निकल के आता है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद कोर्ट जाता है, हैवी कंपनसेशन मांगता और सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनाता। लेकिन जेआरडी टाटा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई एयरलाइन गवर्नमेंट को सौंप। हालांकि इसका उनको दुख बहुत था। उन्होंने कहा कि उनसे शायद उनका बच्चा छीना जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसे नेशन ड्यूटी समझकर एक्सेप्ट कर लिया। आज कॉर्पोरेट फंड में एचआर पॉलिसीज और एम्प्लॉय बेनिफिट स्टैंडर्ड है, लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि उनको मशीन समझा जाता था। उनसे 12-14 घंटे काम कराए जाते थे। लेकिन जमशेदजी टाटा उनके सक्सेसर्स ने ऐसे काम किए जो उससे पहले वेस्टर्न कंपनीज भी नहीं करती थी। दुनिया में 10-12 घंटे काम करना नॉर्मल था, लेकिन इसे टाटा ने घटाकर सिर्फ 8 घंटे कर दिए। ये अमेरिका और यूरोप के कई देशों से पहले हुआ था। और छुट्टी के दिन के पैसे मिलने तो जैसे सपने की तरह था, जिसे टाटा ने सच करके दिखाया। और बीमार होने पर इलाज भी फ्री और बुढ़ापे का सहारा भी बना टाटा। लेकिन जब आप अपने वर्कर्स को इतने सारे बेनिफिट देते हैं तो इसका सीधा असर आपके प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है। 8 आवर शिफ्ट करने का मतलब है कि आपको प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए और ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे। इससे सैलरी बिल बढ़ेगा। दूसरी स्टील मिल्स इंडिया और अब्रॉड में इससे सस्ते में लेबर्स को यूज कर रहे थे, इसलिए उनका स्टील सस्ता पड़ रहा था और उनका प्रॉफिट ज्यादा था। इन्वेस्टर्स और कंपटीटर कहते थे कि टाटा पैसा बर्बाद कर रहा है, ये कोई बिजनेस नहीं, ये एक चैरिटी है। लेकिन टाटा ने इस फाइनेंशियल लॉस को लॉस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट माना। जहां दुनिया भर में लेबर स्ट्राइक और अनरेस्ट हो रहे थे, जमशेदपुर में वर्कर्स ने कंपनी को अपना परिवार माना। क्योंकि वर्कर्स खुश थे, उन्हें फैसिलिटीज मिल रही थी, इसीलिए वर्कर्स कंपनी छोड़कर नहीं गए, जिससे टाटा के पास सबसे स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीम तैयार हुई। जब इंडिया आजाद हुआ और लेबर लॉस बने, तब सरकार ने टाटा की पॉलिसीज को मॉडल बनाकर पूरे देश में लागू किया। टाटा का मानना है, मैन क्रिएट स्टील बट स्टील आल्सो शेप द मैन। आखिर में मैं बस इतना बोलूंगा कि टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि टाटा एक अच्छी कंपनी है या आपकी राय कुछ और है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।